अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। कानून शहादत की तीसरी लेक्चर के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। पहले हम दो लेक्चर डिस्कस कर चुके हैं जिसमें हमने कानून शहादत को इस्लामिक कानून शहादत से मिला के हमने उनकी कंपैरिजन की और बहुत सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखे हैं ज़रूर देखें, बहुत ज़्यादा आप लोगों को फ़ायदा होगा। तो चले जी, आज हम जो है कानून शहादत ऑर्डर 1984 स्टार्ट करने वाले हैं। मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी जल्दी इसको वाइंड अप करूं, लेकिन आप भी मेरे साथ दें। जो भी मुश्किलात सामने आ रही हैं, जो कुछ मैं गलत अंडरस्टैंड कर रहा हूं, वो कमेंट सेक्शन में मुझे समझा दें। तो चलिए जी, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक छोटा सा रिक्वेस्ट आप मुझसे करूंगा कि अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली गो अहेड एंड हिट द सब्सक्राइब बटन। तो चलिए जी, लॉ ऑफ एविडेंस की लेक्चर नंबर 3 में लॉ ऑफ एविडेंस डिस्कस करते हैं। और इसमें सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि भाई इस लॉ की नेचर क्या है, इस लॉ को एनेक्ट करने का मकसद क्या है, इसको बनाने का मकसद क्या है, लेजिस्लेट करने का मकसद क्या है। सबसे पहले इसका मकसद ये है कि भाई देखो, हमारे पास तीन किस्म के लॉज हैं। एक है सब्सटेंटिव लॉ, दूसरा प्रोसीजर लॉ और तीसरा जो है ऑब्जेक्टिव लॉ। और एक और है, वो है स्पेशल लॉ। सबसे पहले मैं ये चीजें पहले भी डिस्कस कर चुका हूं। जो अभी मुझे ज्वाइन कर रहे हैं उनके लिए मैं ये बताता चलूं कि हमारे पास सब्सटेंटिव लॉ जो है ये बुनियादी तौर पर राइट्स एंड लायबिलिटी को ये डिफाइन करता है, और जो प्रोसीजर लॉ है ये उस राइट्स और लायबिलिटी को इन्फोर्स करने के लिए ये प्रोसीजर एडॉप्ट किया जाता है कि भाई उन राइट्स और लायबिलिटी को जो सब्सटेंटिव लॉ में डिफाइन है उसको किस तरह इन्फोर्स किया जाए, वो हमें बताता है, वो प्रोसीजर बताता है। और इसी के साथ जो है हमारे पास एक एडजेक्टिव लॉ है। हमारे पास कानून शहादत है, ये एक एडजेक्टिव लॉ है। एडजेक्टिव लॉ जहां तक मुझे समझ आई है, इसका मतलब है ये एड करता है, फैसिलिटेट करता है कोर्ट को, जज को और दूसरे लॉ को इन्फोर्स करने में ये एड करता है। कोई भी प्रोसीजर है टू डिग आउट द ट्रूथ, टू नो द हु इज द राइट पर्सन एंड हु इज द रॉन्ग पर्सन। यहां पे जो है ये जो लॉ है कानून शहादत ऑर्डर, ये यानी हमें बताता है कि भाई आपने किस तरह हकायक को सामने लेके आना है। अगर आप कानून शहादत पर पूरा उबूर रखेंगे तो यू मस्ट बी एबल टू डिग आउट द ट्रूथ इजीली। आप उस वक्त आसानी से ये काबिल बनेंगे कि भाई आप राइट को क्या करें, इस्टेब्लिश करें सही तौर पर, और अपने केस को आप अच्छी तरह लीड कर सकेंगे। तो चलिए जी, इसके बाद जो है हम आगे बढ़ते हैं। और स्पेशल लॉ में ये होता है कि स्पेशल लॉ में यूजुअली जो है वहां पे प्रोसीजर भी उसी लॉ में ही दिया जाता है कि भाई स्पेशल कोर्ट बनाए जाते हैं, उनका अपना प्रोसीजर होता है, वो उसी लॉ में ही मौजूद होता है, इसलिए हम कहते हैं ये स्पेशल लॉ है। बहरहाल तमाम सिविल केसेस से रिलेटेड जितने भी लॉज हैं उनमें सीपीसी अगर स्पेसिफिकली, अगर वाज़ेह तौर पर एक्सप्रेसली बार इस स्पेशल लॉ में नहीं है तो फिर सीपीसी वहां अप्लाई होता है, सीआरपीसी वहां अप्लाई होता है। तो चलिए जी, अप्लाई इन ऑल प्रोसीडिंग, ये जो लॉ है ये तमाम प्रोसीडिंग में अप्लाई होता है। कानून शहादत ये तमाम प्रोसीडिंग में अप्लाई होता है, सिविल हो, क्रिमिनल हो, या स्पेशल लॉ से रिलेटेड, या स्पेशल लॉ हैं जहां से कोई ट्राइब्यूनल बना है, कोई स्पेशल कोर्ट्स बने हैं, वहां भी जो है कानून शहादत अप्लाई होता है, एक्सेप्ट आर्बिट्रेशन। अगर कोई आर्बिट्रेशन बनाया गया है, कोई आर्बिट्रेशन काउंसिल है, उसमें ये अप्लाई नहीं होता, उसका अपना ही एक प्रोसीजर वो आर्बिट्रेटर तय करेंगे कि भाई हम किस तरह
विटनेस को एग्जामिन करेंगे। तो चलिए जी, इसके साथ जो है हम ये पढ़ रहे हैं ओरल एविडेंस क्या है। स्टेटमेंट मेड बिफोर द कोर्ट ऑन मैटर ऑफ फैक्ट अंडर एन इंक्वायरी। देखो, उस मैटर ऑफ फैक्ट से रिलेटेड जितने भी ओरल एविडेंस है, जुबानी शहादत, उनको हम कहते हैं कि भाई ये ओरल एविडेंस है। एक इंक्वायरी चल रहा है, वहां पे जो है विटनेसेस आते हैं जिन्होंने एक चीज को अपने ऑब्जर्व किया है, वो आके उस हवाले से बताते हैं। दैट्स क्या है, ये ओरल एविडेंस है। सिंपल डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, लेटर, फिगर और इसी के साथ मार्क्स। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। देखो, लेटर्स है, वो मार्क्स हैं, जो भी हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, वो किसी के राइट और लाइबिलिटी के हवाले से वो शहादत देती हो। वो मार्क्स, वो लेटर्स, वो डॉक्यूमेंट्स, वो जो भी हैं, वो क्या अदालत में पेश होते हैं बतौर सबूत के भाई ये जो है, ये मार्क जो है, ये लेटर जो है या ये डॉक्यूमेंट जो है, ये फलां शख्स के राइट को इस्टेब्लिश कर रहा है, फलां शख्स के लाइबिलिटी को इस्टेब्लिश कर रहा है कि भाई देखो हमारे पास ये डॉक्यूमेंट है, यहां पे इस शख्स के साइन है, ये मुआहिदा हुआ है और इसलिए ये लायबल है कि भाई इतना डैमेजेस अदा करें। बहरहाल ये जो है बुनियादी तौर पर ये डॉक्यूमेंट्स जो हैं बुनियादी तौर पर इस्तेमाल होते हैं ओरल एविडेंस, ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस राइट्स एंड लाइबिलिटी को तय करने के लिए ये एक बतौर सबूत पेश होते हैं। इसके बाद कोर्ट मीन्स, देखो कोर्ट मीन्स ऑल पर्सन लीगली ऑथोराइज्ड टू entertain any case except arbitration। वो मजिस्ट्रेट है, कोर्ट ऑफ सेशन है, वो हाई कोर्ट है, वो सुप्रीम कोर्ट है, वो कोई ट्राइब्यूनल है, स्पेशल कोर्ट है, वहां पे जितने भी जजेस बैठे हैं उनको लीगली ऑथोराइज किया गया है टू इंटरटेन ए केस, तो फिर उसको कहा जाएगा कोर्ट। सिंपल एज दैट। लेकिन आर्बिट्रेशन इसमें नहीं आता। अगर कोई आर्बिट्रेटर है, उसके सामने कोई प्रोसीडिंग हो रही है, वो किसी केस को इंटरटेन कर रहा है, तो वो जज तस्वुर नहीं होगा अकॉर्डिंग टू कानून शहादत। तो चलिए जी, इसके बाद जो है हमारे पास आती है फैक्ट। फैक्ट क्या है? देखो फैक्ट क्या है? हकायक, वाकयात, सरकमस्टांसेस, वो वाकयात, वो सरकमस्टांसेस, वो हालात और वो हकायक जो किसी राइट को क्या कर रहे हैं, इस्टेब्लिश करने के लिए बतौर एक सबूत पेश हो रहे हैं अदालत में। इनको हम कहते हैं कानून शहादत ऑर्डर में कि भाई ये फैक्ट हैं जो इस केस में ये साबित कर रहे हैं कि भाई इस शख्स का इस पर ये क्लेम दुरुस्त है या इस शख्स का इस शख्स पर ये राइट है। सिंपल इज दैट। तो चलिए जी, इसके बाद जो है हमारे पास आती है फैक्ट इन इशू। फैक्ट इन इशू क्या है? देखो, इशू कब अराइज होता है, इशू कब अदालत के सामने आ जाए? जब आप रिटन स्टेटमेंट देते हैं और प्लेंट जमा होता है, इसके बाद रिटन स्टेटमेंट आती है, तो यहां पे हमारे पास दो चीजें अराइज होते हैं कोर्ट के सामने कि भाई यहां पे ये जो रिटन स्टेटमेंट और जो प्लेंट जमा हुआ है, जो दावा जमा हुआ है, इसमें क्या डिफरेंस है, यहां पे कौन सी इश्यूज हैं, कौन क्लेम कर रहा है, कौन इसको डिनाई कर रहा है, क्या क्लेम हो रहा है और क्या डिनाई हो रहा है और किन चीजों पर इत्तिफाक है। कोर्ट सबसे पहले यह तय करता है कि क्लेम क्या है और इसके बाद जो है वो देखता है कि भाई उस क्लेम को आंसर किया कि उसको रिस्पोंड किस तरह से किया गया है, जवाब दावे में क्या उस क्लेम के बारे में लिखा गया है,
इसको डिनाई किया गया है, एक्सेप्ट किया गया है, पार्शियली एक्सेप्ट किया गया है, फुल एक्सेप्ट किया गया है, या कंप्लीटली डिनाई किया गया है। फैक्ट इन इशू, जब अदालत के सामने रिटन स्टेटमेंट आती है, प्लेंट आता है, प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट को देखने के बाद अदालत तय करती है कि भाई ये इशू यहाँ पे अराइज हुए हैं, यहाँ पे ये शख्स ये क्लेम कर रहा है और ये डिनाई कर रहा है, इसलिए एक इशू आ गया। अभी इशू लॉ का भी हो सकता है, इशू फैक्ट में भी हो सकता है। अभी अदालत ने तय करना है कि भाई वो इशू ऑफ फैक्ट को पहले इंटरटेन करे या इशू ऑफ लॉ को पहले इंटरटेन करे। कहने का मकसद यह है कि एनी फैक्ट या एनी क्लेम विच ए पर्सन क्या करता है, वो क्लेम करता है, उस कोई भी फैक्ट के बुनियाद पर अदालत के सामने एक शख्स दावा करता है कि भाई मेरे इस शख्स पर यह राइट है, तो फिर ये और दूसरा शख्स जो रिस्पोंडेंट है वो उसको डिनाई करता है, तो फैक्ट इन इशू। यहां पे फैक्ट इन इशू क्या हो गया, एराइज हो गया। अभी प्रोसीडिंग के दौरान विटनेसेस को एंटरटेन करने के बाद, डॉक्यूमेंट्स को एग्जामिनिंग करने के बाद कोर्ट ने तय करना है कि भाई किसका राइट, किसका क्लेम दुरुस्त है। तो चलिए जी, यह है फैक्ट इन इशू। रेलिवेंट फैक्ट, फैक्ट प्रूफ डिसप्रूफ, फैक्ट रेलिवेंट फैक्ट। देखो, एक हमारे पास है फैक्ट, एक है रेलिवेंट फैक्ट। एक बुनियादी हमारे पास हकाइक है, एक जो है वो हकाइक जो उस जो बुनियादी हमारे पास जो हकाइक हैं, बुनियादी जो फैक्ट्स हैं, उनके साथ जुड़े हुए हैं, कनेक्टेड हैं। तो फिर ये हो गए रेलिवेंट फैक्ट। देखो, मैंने कहा कि भाई इस शख्स ने, फला ने, मिस्टर ए ने बी को इस दिन कत्ल किया बंदूक से। ये हो गया फैक्ट इन इशू, कत्ल हो गया है बंदा। एक शख्स पर मैं दावा करूंगी इस ये कातिल है। अब ये रेलिवेंट फैक्ट इसमें यह है कि भाई मैं किसी दुकानदार के पास जाता हूं जिसके वो बंदूकों का कारोबार करता है, असली है कि कारोबार में वो मुलविस है। मैं उसके पास जाता हूं, उससे पूछता हूं कि भाई क्या ये शख्स इस दिन आपसे बंदूक लेके आया था। अगर वो बताता है कि भाई वाकई ये शख्स इस दिन इस टाइम मेरे से बंदूक लेके गया था, तो ये बंदूक लेके जाना उस दुकानदार से, तो ये एक रेलिवेंट फैक्ट है जो कि सपोर्ट कर रहे हैं मेन फैक्ट को, फैक्ट इन इशू को सपोर्ट कर रहे हैं कि भाई वाकई यहां पे कुछ है, इस शख्स ने ही कत्ल किया होगा जो कि बंदूक लेके गया है उस दिन, उस टाइम, उस वक्त। तो चलिए जी, आप लोगों को समझ आ गया होगा, मजीद मॉडिफिकेशन की जरूरत नहीं है। रेलिवेंट फैक्ट हो गए फैक्ट प्रूफ्ड। देखो, अदालत के सामने फैक्ट प्रूव्ड हो जाते हैं, ट्रू फैक्ट है। डिसप्रूफ वो फैक्ट हैं जहां पे अदालत उन फैक्ट को बिल्कुल कहता है कि भाई ये फैक्ट किसी काम के नहीं है, जाओ। और इसी के बाद जो है फैक्ट नाइदर प्रूव्ड नॉट डिसअप्रूव्ड, वो फैक्ट जहां पे अदालत किसी नतीजे पर ही नहीं पहुंचता, बहुत चीज बहुत ज्यादा एम्बिगुअस है, वो है नाइदर प्रूफ नॉट प्रूफ्ड। यही है relevant effect is said to be relevant to another when one is converted to, ये क्या है, with another in one way or another। बहरहाल जो कुछ भी मैंने लिखा है ये कनेक्टेड है, यही है। हाँ, effect is said to be relevant to another when one is connected with another in one way or another। Who may testify। देखो, अब हम आते हैं who may testify, ये हम चैप्टर 1 डिस्कस कर रहे हैं। who may testify, हम ऑलरेडी जब हम इस्लामिक कानून शहादत को पाकिस्तानी कानून शहादत ऑर्डर से जब हम कंपैरिजन कर रहे थे, उस वक्त भी हमने डिस्कस किया था, लेकिन कुछ चीजें रह गए थे, वो हम डिस्कस करेंगे। who may testify, कोई भी शख्स टेस्टिफाई कर सकता है अकॉर्डिंग टू कानून शहादत ऑर्डर
एक्सेप्ट। यहाँ प्रोवाइजो है, प्रोवाइजोस हैं, 2-3 प्रोवाइजोस हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई आप पहले प्रोवाइजो और एक्सेप्शन में मुझे डिफरेंस बता दें कि प्रोवाइजो समटाइम्स आप किसी सेक्शन के नीचे प्रोवाइजो देखते हैं, समटाइम्स आप एक्सेप्शन देखते हैं। इन दोनों में एक्सेप्शन और प्रोवाइजो में क्या फर्क है? जहां तक मुझे समझ आई है, प्रोवाइजो एक कंडीशन होता है अटैच विद द मेन सेक्शन और एक्सेप्शन होती है। बहरहाल आप लोग सर्च करके बता दें कि भाई मेन डिफरेंस क्या है। समटाइम वी यूज एक्सेप्शन एंड समटाइम्स वी यूज प्रोवाइजो। तो चलिए जी, हु मे टेस्टिफाई, हर एक शख्स टेस्टिफाई कर सकता है अगर वो शख्स बच्चा क्यों ना हो, नीम पागल क्यों ना हो, वो लुनेटिक क्यों ना हो, वो बहुत ज्यादा बूढ़ा क्यों ना हो, और वो ज्यादा जवान क्यों ना हो, जो भी हो वो टेस्टिफाई कर सकता है। लेकिन कंडीशन यहां पर यह है कि भाई ही मस्ट गिव रैशनल आंसर टू द क्वेश्चन। जो भी क्वेश्चन उसके सामने पुट किए जा रहे हैं उनका वो रैशनल आंसर दे सकता हो, और जो भी क्वेश्चन उनसे हो रहे हैं उनको वो अंडरस्टैंड कर सकता हो। अगर वो बहुत ज्यादा ओल्ड एज है, वो किसी जिस्मानी और जहनी बीमारी में मुब्तला है जिसकी वजह से वो उस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड ही नहीं कर पा रहा, तो फिर उसकी गवाही कबूल नहीं की जाएगी। भारत आगे जाते हैं। कन्विक्टेड पर्सन, प्रोवाइजो है कि अगर कोई शख्स कन्विक्टेड है अंडर परजरी और वो फॉल्स एविडेंस या फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस, अगर वो इस सूरत में, अगर वो फॉल्स एविडेंस की वजह से, फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस की वजह से, परजुरी की वजह से, अगर उसको ये कहा गया है कि भाई ये शख्स किसी केस में गवाही नहीं दे सकता, इसकी गवाही कबूल नहीं होगी, तो उस शख्स की गवाही भी कबूल नहीं होगी, चाहे वो आई विटनेस क्यों ना हो। बहुत अहम बात है। लेकिन यहां पे मजीद एक प्रोवाइजो है, वो ये है कि अगर कोई शख्स कन्विक्टेड है अंडर परजुरी और गिविंग फॉल्स एविडेंस और फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस, और अदालत ने ये कहा कि भाई ये शख्स जो है अपने इस्लाह कर चुका है, यह भी ठीक हो चुका है, इसने जो भी उसके पहले आमाल हैं वो दुरुस्त हैं, अभी ये शरीफ बंदा बन चुका है और अदालत अलाउ करता है, तो उस कंडीशन में उसकी गवाही एडमिसिबल हो। तो चलिए जी, इसके बाद हम आते हैं प्रिजम्पशन। प्रिजम्पशन मफरूजात है, अखज करते हैं कोर्ट अखज करता है कि भाई ये जो है प्रिजम्पशन, अदालत ने ये तय कर लिया है कि भाई ये जो चीज है ये ठीक है, ये ऐसा ही हो सकता है। फॉर इंस्टेंस मैं आपको बताता हूँ, हम आम तौर पर ये आम है ये मफरूजा कि भाई एक मरता शख्स कभी झूठ नहीं बोलता। अगर कोई शख्स मरते वक्त कोई डीड लिख देता है, वो गिफ्ट डीड है, वो जो भी है, वो वक्फ करता है किसी को प्रॉपर्टी या कोई वसीयत करता है, तो आमतौर पर यह तासुर आम है, ये ख्याल किया जाता है, प्रिज्यूम किया जाता है कि भाई मरता शख्स झूठ नहीं बोलता। अभी ये प्रिजम्पशन जो है, अगर वो मरते वक्त कोई वसीयत करके जाता है तो फिर उसकी ये प्रिज्यूम किया जाता है कि भाई ये शख्स झूठ नहीं बोलता, ये सही कह रहा है, और उसको बतौर सबूत आप अदालत में पेश कर सकते हैं उस वसीयत को कि भाई ये दुरुस्त है। बहरहाल हम आगे जाके मजीद इस पर बात करेंगे, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग ये समझ लीजिए कि कोर्ट सर्टेन चीजों को ख्याल करता है कि ये दुरुस्त है। तो चलिए जी, इसके बाद जो है कंपीटेंस एंड नंबर ऑफ विटनेस, बहुत अहम सेक्शन है ये, तकरीबन सेक्शन 78 या 79, हम जब उधर आएंगे वहां भी डिस्कस करेंगे, लेकिन कंपिटेंसी यहां भी डिस्कस करना जरूरी है क्योंकि हम बुनियाद से जा रहे हैं
एक चीज को हमने बुनियाद में जो है वो डाला हुआ है ताकि आप लोगों की कंसेप्ट क्लियर हो। कंपिटेंस देखो, अकॉर्डिंग टू इस्लामिक कानून शहादत हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, वो तज़कियत शुहूद हम डिस्कस कर चुके हैं, और इसी के साथ हुदूद केसेस में जो है क्या है, अदरवाइज इन हुदूद आर स्पेशल लॉ, 2 men आर 1 man 2 women। या अल्लाह, ये क्या हो गया? अदरवाइज इन हुदूद आर स्पेशल लॉ। देखो, अगर किस हुदूद लास ने कहा है कि भाई फलां केस में इतनी गवाह जरूरी है, इसके बगैर जो है नहीं हो सकता, यानी उस शख्स को कन्विक्ट नहीं किया जाएगा, सजा नहीं दी जाएगी, तो फिर ठीक है। या कोई स्पेशल लॉ है जिसके तहत ये कहा गया है कि भाई इस केस में इतनी गवाह जरूरी है, तो फिर वो ठीक है। इसके अलावा 2 men आर 1 man 2 women इन फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन। देखो, अगर फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन के हवाले से कोई केस है, कंट्रैक्ट है, कोई पार्टनरशिप है, या कोई भी बिजनेस है जिसमें आपने किसी के साथ कंट्रैक्ट किया है, पैसों की लेन देन है, उसमें 2 मर्द और 1 खातून का होना जरूरी है, या 2 मर्द भी हो सकते हैं। 2 men आर 1 man 2 women, 2 मर्द फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन के केसेस में, और 1 औरत या 2 मर्द, 1 मर्द, सॉरी यार 2 वुमेन या 1 मर्द, मतलब 3 बंदे यहां हो जाते हैं, 2 वुमेन 1 मर्द। अभी वुमेन को क्यों 2 रखा गया है, ये एक अहम सवाल है। इसके पीछे रैशनल क्या है? बहरहाल ये इस्लामिक इंजंक्शन से ली गई है, इसको हम मेरे ख्याल में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं किसी पीपीसी को पढ़ते वक्त, लेकिन अगर हो सके तो पढ़ लें। अगर इसको यहाँ पे दोहराऊं तो बहुत लंबी हो जाएगी, छोड़े इसको यहाँ पे। रेशनल क्या है? अदर मैटर 1 man 1 woman आर एज द सर्कमस्टांसेस मे वारंट। एक मर्द की अगर कोई दूसरे मामलात हैं जिसमें 1 मर्द की गवाही 1 औरत की गवाही भी काबिल कबूल है, लेकिन यहां पे कह रहा है कि भाई एज द सर्कमस्टांसेस मे वारंट। अगर सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं जहां पे अदालत को यूं लगे कि भाई यहां पे एक शख्स ने तो गवाही दी है, लेकिन यहां पे तो बहुत सारी एम्बिग्विटी है, इस पर तो हम किसी को सजा नहीं दे सकते, तो फिर वो सपोर्टिंग एविडेंस को देखेगा, हालात को देखेगा कि भाई यहाँ पे फैक्ट्स क्या हैं, इसके पीछे हिस्ट्री क्या है, और जो है जितने भी सर्कमस्टांशियल एविडेंस हैं उनको भी इंटरटेन करेगा। उसके बाद तब जाके किसी को कन्विक्ट कर सकता है। तो चलिए जी, आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज, बाय बाय।